हेलो एंड वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ कंप्लीट गाइड फॉर डिस्क बल्ज ट्रीटमेंट। इससे पहला जो वीडियो मैंने बनाया था, फर्स्ट पार्ट जो था कंप्लीट गाइड का, वो आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो ये सेकंड पार्ट है, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो जाके ज़रूर देख लेना। पहले ये देख लीजिए, फिर वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इंटरलिंक्ड दोनों हैं पार्ट। तो हम अभी डे 3 पे पहुंचे थे, जहाँ पे मैंने कहा था कि एमआरआई यहाँ पे होने शुरू हो जाती है पेशेंट की, और इसके बाद एमआरआई में आता है L4, L5, L5S1 डिस्क बल्ज। फिर उसके बाद डीजनरेशन भी आई होती है, किसी को स्पॉन्डिलोसिस लिखा होता है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस का मतलब होता है कि डीजनरेशन हो रही है, जो स्पेस होती है वर्टिब्रा में वो कम हो रही है, डिस्क डीजनरेशन आ जाती है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस आ जाता है। और मैंने सबसे पहले कहा था कि जो डायामीटर है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमने ये सारी चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद डे 3 में हो जाता है हमारा एक्सरसाइज पार्ट शुरू हो जाता है। अब वो एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, मैकेंजी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि मैकेंजी एक्सरसाइज यानी कि एक्सटेंशन एक्सरसाइज। सबसे पहले अगर हमने डिस्क को अंदर करना है तो एक्सटेंशन एक्सरसाइज करना है। अब एक्सटेंशन एक्सरसाइज कौन सा होता है, जिसको हम कोबरा पोज बोलते हैं, या हम दोनों जैसे बच्चे टीवी देखते हैं इस पोजीशन में दोनों एल्बो के ऊपर रख के, ये वाला पोज होता है हमारा एक्सटेंशन एक्सरसाइज का। तो हमने ये देखना है कि आपकी एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने से पेन बढ़े ना और ना ही लेग में जाए। अभी हम यही एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एक्यूट डिस्क बल्ज सारा जो है, ये जो फ्लूइड है वो इसको अंदर ले जाएगा जब हम एक्सटेंशन करेंगे, क्योंकि जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो जो न्यूक्लियस है वो उसको सक इन कर लेता है। तो ये हमने एक्सटेंशन प्रोटोकॉल यहाँ पे शुरू कर देना है। और इसमें अगर पेशेंट थोड़ी देर वॉक कर सकता है, अगर 5 मिनट भी वॉक कर सकता है तो उसको ज़रूर करना है, क्योंकि मोबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एंकल पंप एक्सरसाइज शुरू हो जाती हैं, क्योंकि नी की मोबिलिटी शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपने एक्सरसाइज शुरू कर देनी है अनलेस एंड अनटिल आपका पेन बहुत ज़्यादा नहीं है और जो 4 सिम्टम मैंने बताए थे वो नहीं है। उसके बाद जब हम मूवमेंट करते हैं, खड़े होते हैं, तो भी ऑलरेडी हमारी जो स्पाइन है वो एक्सटेंशन में होती है। अब नेक्स्ट कैटेगरी वो लोगों की आ जाती है जिनको खड़े रहने पे कई बार क्या होता है, पेशेंट ऐसे टेढ़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं लिस्ट। अब लिस्ट के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी है वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके ज़रूर देख लेना। अभी लिंक के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में बताता जाता हूँ, वो आप ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है लिस्ट का एक्सरसाइज, वो जाके ज़रूर देख लें। इस तरह से होती है लिस्ट, टेढ़ापन। कईयों को लेग में पेन शुरू हो जाता है, उसको हम सciatica बोलते हैं। अगर चलने में, खड़े रहने में वो प्रॉब्लम आ रही है तो आपको स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है। स्टेनोसिस का मतलब होता है कैनाल नैरो हो रही है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो एमआरआई आपने करवा ली है, अब इसमें एज वाइज बहुत फैक्टर्स आते हैं। मान लीजिए कोई 50 ईयर्स का पर्सन है, उसने एमआरआई करवा ली, उसमें जो डिस्क बल्ज आएगा या डिस्क डीजनरेशन आएगी तो वो पुरानी पड़ी होगी, क्योंकि डिस्क डीजनरेशन जो उसमें लिखा हुआ है वर्ड, वो एक्यूट स्लिप डिस्क जो है वो इमीडिएटली तो डीजनरेट हो नहीं जाएगी। तो जो उसमें डिस्क आपकी दिखा रहा है, डीजनरेटिव डिस्क दिखा रहा है, वो तो कब की पड़ी है। तो इसका मतलब होता है कि जो एमआरआई में हमारी चेंजेस आ रही हैं, तो हमें फिजिकली भी सारे सिम्टम जो हैं वो चेक करने पड़ेंगे, ताकि जो वो डीजनरेशन बता रहा है, क्या हमारा SLR टेस्ट उसमें पॉजिटिव आ रहा है, या डिस्क डीजनरेशन की वजह से जो sciatica हो रहा है, कैनाल नैरोइंग हो रही है, वो एमआरआई में जो दिखा रहा है वो हमारे सिम्टम्स भी मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि एमआरआई जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, पर उसका ज़रूरी नहीं है कि वो एट प्रेजेंट जो आपकी कंडीशन है उसके साथ कोरिलेट करें। दूसरी बात, अब ये जो चीज़ है, डे 3 से लेके 1 वीक तक आपने यही प्रोटोकॉल फॉलो करना है। डे 3 to 1 वीक हमने एक्सटेंशन एक्सरसाइज फॉलो करनी है। सिर्फ इसमें ध्यान ही रखना है कि एक्सटेंशन एक्सरसाइज करते हुए हमारा जो पेन है वो नीचे की तरफ ना जाए। इसको कहते हैं पेरिफेरलाइजेशन। पेरिफेरलाइजेशन मतलब जो सेंटर में पेन हो रहा था, बैक या बटक में पेन रहे तो बहुत अच्छा है। अगर नीचे तक जा रहा है, बटक से थाई में, थाई से काफ में, या सीधा काफ में, या आपको टो में नमनेस आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि नर्व कंप्रेशन ज़्यादा हो रही है, इसको बंद कीजिए, क्योंकि एमआरआई जो आपका स्टेनोसिस दिखा रही है उसको ट्रीट करने का टाइम आ गया है, डिस्क बल्ज का टाइम नहीं है। डिस्क बल्ज को छोड़ दीजिए, ये होता है इसका मतलब। सेकंड आता है, अगर किसी की लेग में पेन जा रही है और एक्सटेंशन कर रहा है और वो ऊपर की ओर आनी शुरू हो गई है, इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। जब भी आपकी पेन लेग से ऊपर की तरफ आए और बैक और बटक में रहे तो ये अच्छी बात होती है। सेंट्रलाइजेशन यानी कि जहाँ से पेन शुरू हुआ है वहाँ पे वापस आ रहा है, ये हमारा प्रोग्नोसिस है, अच्छा साइन है।
ये हमने सेंट्रलाइजेशन के लिए ये एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। अब हो गया 1 वीक। 1 वीक में अब हमने कोई एक और पेशेंट को बहुत होता है कि मैं दोबारा से MRI करवा लूँ, देखते हैं उसमें ठीक हुआ कि नहीं हुआ। MRI में आपके कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बार बार MRI मत करवाइए अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रॉब्लम बहुत सीवियर नहीं हो रही। वो भी आप कम से कम 4-5 महीने बाद MRI करवाइए तो थोड़ी चेंजेस दिखेंगी, इमीडिएटली कोई चेंजेस दिखने वाली नहीं है, इसलिए बार बार MRI मत करवाइए। अब 1 वीक हो गया। 1 वीक के बाद अब हमने देखना है SLR टेस्ट करके देखना है कि ये SLR जो हमारी टांग उठा के देखना है कितने डिग्री तक जा रही है। अगर तो ये 60-70 डिग्री पहुंच गई है, समझ लीजिए एक्यूट डिस्क बल्ज के सिम्टम कम हो गए हैं, सिटिंग आप आराम से कर पा रहे हैं। आगे झुक के देखिए थोड़ा सा, अगर आपको पेन नहीं आ रहा बहुत अच्छी बात है। कफिंग स्नीजिंग करके देखिए, करवट लेके देखिए, सब कुछ ठीक है तो आप समझ लीजिए कि आपका डिस्क बल्ज जो है वो ठीक हो गया है। अब आपने 1 वीक से लेके कम से कम आपने इस दिन से लेके 20 मिनट्स तक वॉक करना है। अब वो चाहे 10 मिनट्स करिए मॉर्निंग इवनिंग, चाहे 20 मिनट्स करिए मॉर्निंग इवनिंग, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। सेकंड, लोग पूछते हैं कि स्टेयर्स चढ़ सकते हैं। हाँ, स्टेयर्स आप चढ़ सकते हैं। इसमें आपको मेडिसिन नर्व्स की चलती है, एक्सरसाइज चलेगी, अभी एक्सटेंशन वाली चलेगी। उसके बाद बेल्ट ज़रूर लगानी है कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि बेल्ट ऐसा नहीं होता, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कहेंगे बेल्ट लगाने से मसल वीक हो जाएंगे। अगर बेल्ट लगाने से मसल वीक होते तो कभी कोई बेल्ट लगाता ही ना। हाँ, उनके वीक होते हैं जो कुछ कर नहीं रहे, बैठे हैं बेल्ट लगी हुई है, लेटे हैं बेल्ट लगी हुई है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उनके मसल वीक होंगे। जो बंदा आराम से चल रहा है, अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, उसका मसल वीक नहीं होता। इवन के आपको जो सपोर्ट आपके मसल नहीं दे पा रहे ट्रैवलिंग के टाइम, जो झटके लगने हैं, तो वो चीज़ जो है वो हमें बेल्ट से लेनी ही पड़ती है। तो इसलिए टाइम बीइंग बेल्ट लगानी है, सारा दिन नहीं लगानी है। सारा दिन लगाने से मसल वीक होंगे, पर जब आपको ज़रूरत है तब आपको बेल्ट ज़रूर लगानी है। तो यहाँ पे बेल्ट भी चलेगी। अब सब कुछ ठीक हो गया, SLR भी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। अब 1 वीक के बाद जो नेक्स्ट डे आएगा, यानी कि 8th या 10th डे हम ले लेते हैं। 10th डे पे हमने क्या करना है, यहाँ पे अब पेशेंट को क्या होता है, बैक पे ना स्टिफनेस शुरू हो जाती है, लोअर बैक पेन होती है, स्टिफनेस होती है, कईयों को बटक में पेन जाता है। अगर आपका SLR ठीक है, डिस्क बल्ज के सारे सिम्टम, एक्यूट स्लिप डिस्क के सारे सिम्टम ठीक हो गए हैं, तब हमने शुरू कर देनी है फ्लेक्शन एक्सरसाइज। अब फ्लेक्शन एक्सरसाइज कौन सी होती है, जिसमें हम नी टू चेस्ट करते हैं। इसका भी वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके देख लेना। नी टू चेस्ट एक्सरसाइज को फ्लेक्शन बोलते हैं। रोटेशन एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। ये क्रॉनिक डिस्क बल्ज के जो मैंने एक एक्सरसाइज बनाया हुआ है, वो जाके आप देख लीजिए वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो एक्सरसाइज हम शुरू कर सकते हैं। पेल्विक टिल्ट शुरू कर सकते हैं। इसमें पेशेंट की मोबिलिटी जो है, क्योंकि 80-90% पेशेंट यहाँ पे ठीक हो चुका है। अब आती है उनकी बात जो अभी भी SLR पॉजिटिव में बैठे हैं, उनका पेन लेग में जाना शुरू हो गया है, क्योंकि ये डिफरेंट हर पेशेंट डिफरेंट होता है, मैं तो पहले से कहता हूँ। अब जो जिनका ठीक नहीं हो रहा, लेग में पेन जा रहा है, सियाटिका शुरू हो गया है, किसी भी चीज़ से रिलीफ नहीं मिल रहा, इवन के मेडिसिन स्टेरॉइड सब कुछ कर लिया, कोई रिलीफ नहीं, उनके लिए नेक्स्ट आता है एपिड्यूरल इंजेक्शन। एपिड्यूरल इंजेक्शन लगता है